हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अरे ये क्या हुआ, आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। चलिए अब दिखेगा। क्यों दिखने लगा आप लोगों को? क्योंकि आपके सामने लाइट ऑन हो गई है। ठीक है, जब लाइट ऑन हो गई है तभी हमें सारी चीजें दिख रही हैं। इसका मतलब है कि हमारे लिए लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इसलिए लाइट को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसको समझना, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो आज का मतलब टॉपिक समझ गए होंगे आप लोग, क्या है? लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट की हेल्प से ही आप हमें देख पा रहे हैं और शायद आप मोबाइल भी देख पा रहे हैं। अगर लाइट ना होती तो शायद आपके मोबाइल की स्क्रीन पे सब कुछ ब्लैक दिखता। ठीक है, तो लाइट है क्या? लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, लाइट इज द एनर्जी। ठीक है, तो लाइट जो है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और क्या करता है तो एनर्जी किस काम में यूज होती है? विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हमको सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन बोल दिया आपको। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। विजन देखने के सेंस को एक्टिव करता है। ठीक है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, तो ये पांचों सेंस ऑर्गन में एक सेंस ऑर्गन जो हमारा आई है उसके लिए लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी का फॉर्म है। उसके साथ में कुछ चीजें और भी जाननी है हम लोगों को। कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि फास्टेस्ट है, लाइट की स्पीड जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ठीक है, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा लाइट जो है उसकी स्पीड है। लाइट की स्पीड से ज्यादा किसी चीज की स्पीड नहीं है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए लाइट को सन से ट्रैवल करने में 8 मिनट 39 सेकंड नियर अबाउट इतना टाइम लगता है। इतनी जल्दी लाइट जो है सन से यहाँ तक आ जाती है, और जबकि स्पेसशिप अगर भेजे जाए तो उनको भी कई महीनों लग जाते हैं कहीं स्पेस में पहुंचने पर। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज दिस। स्पीड को जो है लाइट की, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ठीक है, स्मॉल सी। क्लियर? और भी बता देता हूं, लाइट जो है वो वेव फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो लाइट जो है वो वेव फॉर्म में चलती है। और लाइट कैसी वेव है? क्लास 9 में आपने डिफरेंट वेव पढ़ी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन और ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। 2 तरीके की पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पे आपको समझना है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्पेस से लाइट चली आती है, उसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और अब लाइट जो है वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो लाइट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर होते हैं। 10th लेवल पे इतना नहीं समझना है, बट आपको जानना जरूरी है कि दोनों वेक्टर जो होते हैं, दोनों जो क्वांटिटीज होती हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, तो लाइट जो है परपेंडिकुलर, अगर प्रोपोगेशन के कोई वेक्टर या कोई क्वांटिटी वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब लाइट जो वेव होती है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। तो लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। गॉट इट? थर्ड इज, लाइट जो है वो सेंसेशन ऑफ विजन को एग्जिबिट करता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन मैंने पहले ही कर लिया है, तो वो पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूं। और लाइट की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, लाइट कॉजेज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड अदर है डिस्पर्शन, जिनको हमको पढ़ना है इसी क्लास में, ETC। लाइट कॉजेज दीज फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन,
ये फिनोमिना जो है स्कैटरिंग, ये सारे फिनोमिना लाइट में होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लाइट की जिनके आपको जानना जरूरी है। ठीक है, बाकी और भी प्रॉपर्टीज जैसे जैसे मिलती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग इसको टेकअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये फिनोमिनास हमको पढ़ने हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ये दोनों पढ़ना है, डिस्पर्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ना जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन लाइट होने की वजह से सिर्फ हमें नहीं दिखाई देने लगेगा, रिफ्लेक्शन होगा तब दिखाई देगा। चलिए समझते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन, और वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी आज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में इंटरेस्टिंग भी है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। चलिए, सबके घर में मोबाइल होगा, दूसरा मोबाइल या टॉर्च ले लीजिए और उसके बाद लाइट ऑफ करने के बाद आप टॉर्च को अपनी आंखों पे लगाइए, करके देखिए। अगर करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है सारी चीजें तो एज्यूम करिए टॉर्च को अगर अपनी आंखों पे लगाते हैं तो क्या कमरे की चीजें दिखाई देती हैं? इज ऑल द थिंग्स आर विजिबल इफ यू पुट योर टॉर्च ऑन योर आई? नो, ठीक है, नो। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे पास डस्टर है, ठीक है, अगर टॉर्च को हम अपनी आंखों पे लगाते हैं तो ये डस्टर हमें नहीं दिखेगा। कब दिखेगा? जब टॉर्च को हम लोग ऐसे इसके ऊपर इसकी तरफ टारगेट करेंगे और लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ेगी। ठीक है, तो मेन कॉज जो है रिफ्लेक्शन की हेल्प से ही सेंसेशन ऑफ विजन तो लाइट क्रिएट कर देता है, बट लाइट जो है तब सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट कर पाएगा जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के फिनोमिना को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट होना क्या होता है, ठीक है, यही चीजें समझनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से ही आज सारी चीजें हैं। शायद ये जो पढ़ाई वढ़ाई आप लोगों के लिए बड़ी बोरिंग है ना, ये सब इसकी यही फसाद की जड़ है। अगर ये ना होते तो शायद कुछ होता ही ना, हम लोग बस चमगादड़ की तरह होते, वेव के फॉर्म में सुनते और वेव के फॉर्म में ऐसे जीते रहते कहीं पे भी। ठीक है, क्योंकि कुछ दिखाई ना देता। ये कलरफुल वर्ल्ड हमारे लिए क्यों बना? ठीक है, रिफ्लेक्शन की हेल्प से ही हम लोगों को सारा कलरफुल वर्ल्ड दिखता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? समझिए, ये सरफेस है, ये सरफेस है। ठीक है, अब एक लाइट रे, ठीक है, लाइट जो है वो रे के फॉर्म में चलती है। बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि जो ऑप्टिक्स है, ये एक ब्रांच है साइंस की, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लाइट जो है अभी यहीं पे समझ लो, लाइट जो है रे के फॉर्म में चलती है, इसलिए यहाँ पे इस ब्रांच को जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें रे के बारे में पढ़ेंगे। लाइट जो है वो रे के फॉर्म में चल रही है। जब क्लास 12th में जाएंगे आप तो वहां पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, क्योंकि लाइट को वहां पे मैंने पहले ही बताया आपको, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, तो हम लोग वेव के बारे में वहां पढ़ेंगे। अब क्या है, लाइट एक रे के फॉर्म में चली और किसी सरफेस से टकराई। अब यहाँ पे पहले ये तो मिरर टाइप का बना दें, ये नहीं बनाएंगे तो लाइट क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब एक लाइट चली, लाइट की रे चली, सॉरी लाइट नहीं, लाइट रे चली और किसी सरफेस पे स्ट्राइक हुई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई इन सेम मीडियम। इफ लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस एंड बाउंस बैक इन सेम मीडियम, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, बाउंस बैक इन सेम मीडियम, तभी आपको रिफ्लेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, वरना रिफ्रैक्शन भी होगा, वो थोड़ा सा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस एंड बाउंस बैक इन सेम मीडियम, देन दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जरा इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए स्लो करके। When light ray strikes on a surface and bounce back in same medium, then this phenomena of light is known as reflection of light. ठीक है, तो जब तक ये नहीं होगा, सरफेस से ये डस्टर से लाइट जब टकराई और टकराने के बाद हमारी आंखों पे पड़ा, लाइट रे आई, ठीक है, तब हमको पता चला कि हाँ ये डस्टर है। हमारे जो सामने वॉल है, ये बोर्ड है, बोर्ड पे अगर लाइट ना पड़ के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ रहा हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि पीछे क्या है। ठीक है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे की चीजें देखते हैं। इस जो रे इंसिडेंट हो रही है, जो आ रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट
रे, और जो लाइट रे बाहर चली जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये हो गए इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। एक रे और है जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, वो वैसे ही वापस हो जाएगी जैसे इंसिडेंट हुई, मतलब ऐसे स्ट्राइक होगी और ऐसे चली जाएगी। इसको बोलेंगे नॉर्मल रे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का मतलब वो नॉर्मल और एबनॉर्मल वाला नहीं, ठीक है, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है, मैथमेटिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके, नाउ ये नॉर्मल के साथ में, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल के साथ में ये जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है, इसको आई से लिखते हैं, और ये इंसिडेंट रे बना रहे हैं नॉर्मल के साथ, इसलिए इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ध्यान से सुनिएगा, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फिर रिफ्लेक्टेड रे जो बनाएगी इसको बोलेंगे, इसको आर से लिखते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट इट? नाउ दो, एक एंगल और होता है, मोस्टली बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ये जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है, तो ये ग्लैंसिंग एंगल है, इनको ध्यान से समझ लीजिए, इसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। तो ये था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं जिनके बेसिस पे बाकी फिनोमिना को, बाकी चीजों को प्रूव करते हैं, इमेज कैसे बनती है मिरर में, ये सारी चीजें। तो उनके दो बेसिक लॉज हैं। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, ध्यान समझिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है ना, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। मींस अगर कोई लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है, देखिए ध्यान से, ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों जो होंगे वो एक प्लेन में, प्लेन का मतलब है कोई भी सरफेस, ठीक है, एक ही सरफेस पे लाइट करेंगे। तो ये पहला लॉ है, लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, नोट्स अगर जरूरत होगी तो आप कमेंट पे जरूर लिख दीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लिख सकते हैं, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, आप समझिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना तो बेसिकली डेली लाइफ में हर जगह देखने को मिलता है, इनकी हेल्प से ही देखने को मिलता है। बट अगर आपको आर्टिफिशियल बनाना हो कि क्या रिफ्लेक्शन करना है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सुबह उठने के बाद अपना चेहरा जिसमें देखते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते हैं। वो और किस में देखते हैं? प्लेन मिरर में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मिरर है और मिरर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मिरर जो है वो हमारे कैसे बनते हैं पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो मिरर जो होते हैं, जैसे ये सरफेस है, मान लीजिए ग्लास सरफेस है। ठीक है, एक तरफ ग्लास सरफेस है और दूसरी तरफ हमने क्या किया? मेटल की कोटिंग कर दी। ठीक है, कोई भी मेटल बेसिकली एंशिएंट टाइम से मिरर चले आ रहे हैं। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि पीछे सिल्वर कोटिंग की जाती थी, बट मॉडर्न एज में क्या है कि सिल्वर की बहुत पतली सी बिल्कुल थिन कोटिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो गायब हो जाते हैं और बहुत महंगा भी पड़ता है, इसलिए एल्युमिनियम कोटिंग बहुत ज़्यादा की गई। और जो साइंटिफिक मिरर होते हैं उसमें सिलिकॉन नाइट्राइड्स और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसी चीज़ों का कोटिंग किया जाता है। ठीक है, बीच में मरकरी वगैरह भी यूज़ किया गया, बट मरकरी जो होता है वो टॉक्सिक होता है, इसलिए उसको यूज़ करना बंद कर दिया गया है बेसिकली। ठीक है, तो किसी भी ग्लास सरफेस के एक साइड अगर हम लोग मेटल की थिन कोटिंग कर दें, ठीक है, एल्युमिनियम या सिल्वर गोल्ड ऐसे किसी मेटल की, ठीक है, तो हमारा मिरर बन जाता है। ठीक है, बेसिकली मिरर को मैंने दो कैटेगरी में ही डिवाइड किया है। दो कैटेगरी जो है हमारी प्लेन मिरर है और कर्व मिरर है। ठीक है, और कर्व मिरर जो होता है उसको दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। कर्व मतलब जो कर्व शेप में, ठीक है, तो
पहला होता है स्फेरिकल मिरर, दूसरा मैंने किया है पैराबोलिक मिरर, ठीक है। और फिर होता है स्फेरिकल मिरर को फर्दर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में मिरर को हमने डिवाइड किया है। अब जरा समझिएगा कि कैसे इनको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, जो प्लेन मिरर होता है इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। प्लेन मिरर जो होता है एक तरफ बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, दूसरी तरफ प्लेन होता है और एक तरफ सिल्वर कोटिंग या किसी भी सिल्वर ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड की कोटिंग पीछे कर देते हैं, ठीक है। अब आप प्लेन मिरर घर पे डेली देखते हैं, जिसमें सुबह शाम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, वो प्लेन मिरर ही है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे इसमें इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पहले मिरर के टाइप्स की बात कर लेते हैं। पैराबोलिक जो मिरर है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए जरा ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पैराबोलिक मिरर जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इसमें कर्व होता है और वो स्फेयर टाइप का कर्व नहीं होता है। ये आपका पैराबोलिक मिरर होता है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक बिल्कुल हॉलो स्फेयर ले लिया कांच का, ठीक है, और हॉलो स्फेयर लेने के बाद इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए हमने, कट कर दिए, इसमें से पीसेस कट किए ऐसे, ठीक है। तो डिफरेंट पीसेस कट कर दिए। अब देखिए एक हिस्सा जो हमारे पास बचा कुछ इस तरीके का बचेगा ना, अगर हम बाकी को रफ कर दें, देखिए कुछ इस तरीके का कर्व बचा, ठीक है। अब अगर इसमें ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें इनर पहले कॉनकेव है ना, आउटर साइड में पॉलिश कर दें ऐसे, ठीक है, आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दें। स्क्रीन पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि अगर आउटर सरफेस पे पॉलिश कर देते हैं तो हमारा कॉनकेव मिरर बनेगा। आउटर सरफेस पे अगर पॉलिश कर रहे हैं तो कौन सा मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर का कॉनकेव मिरर बनेगा, ठीक है, जो आउटर सरफेस, ठीक है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, केव आउट मतलब जो आपकी गुफा है वो आपको बाहर की तरफ ले जा रही है, मतलब कोई महल के अंदर या कोई भी बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा किला है, फोर्ट है, वहां से जो गुफा होती है वो बाहर ले जाती है, ठीक है। तो केव आउट इस तरीके से याद कर सकते हैं, और इसमें आउटर सरफेस पे पॉलिश हुई है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है। कॉन्वेक्स मिरर भी देखिए, ये अगर इनर सरफेस पे पॉलिश करते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए आपको कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा होगा। इनर सरफेस पे अगर पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इनर सरफेस पे पॉलिश करने से, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर बन जा रहा है, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका क्या होगा, वैक्सीन, आजकल तो वैक्सीन चल रहा है, बहुत सारा टर्म याद करिए, वैक्सीन, ठीक है। तो कोरोना का समय चल रहा है, इस समय तो वैक्सीन के लिए रोज न्यूज में आ रहा है, वैक्सीन प्रिपेयर की जा रही है, वैक्सीन का ट्रायल चालू हो गया, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, इनर सरफेस पे जब पॉलिश होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो बेसिकली ये इतने टाइप्स के मिरर हुए, आप इनको देख सकते हैं, और इनका यूज, इनका जो यूजेस हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर आप डेली देखते हैं, आपके घर में जो भी व्हीकल है उसमें जो साइड रियर व्यू मिरर होते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है, और उनकी कुछ बेसिक बातें आज समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और थोड़ा सा गलत बन गया, इधर से बनाना चाहिए, थोड़ा सा बनाते हैं फिर डिस्कशन करने में आसानी रहेगी हमको। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। ये आपका प्लेन मिरर, ठीक है, और ये पॉलिश कर दी हमने। अभी तो मिरर नहीं था, अभी तो एक बिल्कुल ग्लास की स्ट्रिप है, मिरर तो है ही नहीं वो ना, अब मिरर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे, ये इंसिडेंट होगी और ये ऐसे चली गई, फिर दूसरी लाइट भी मान लीजिए यहाँ से गई और ये भी इंसिडेंट होकर ऐसे चली गई, ये थोड़ा सा देखिए, ठीक है। अब ये पीछे जाने पे कट करेंगे कहीं पे, और कहीं पे क्या, बिल्कुल जस्ट इसके बगल पे ही कट करेंगे, थोड़ा सा फिगर अच्छे से बना, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए, ठीक है, और ये मिरर, ये रेज को मैं आप कंप्लीट कर देता हूँ, ये आई और ये इंसिडेंट हो
एक्चुअली में ये यहाँ पे बढ़ाने पे बढ़ती जाएंगी, कट नहीं करेंगी, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में डिस्कशन नहीं है, बट आईसीएसई बोर्ड में है, आईसीएसई वाले स्टूडेंट जरूर इसको देखें, ठीक है, और समझें भी। अगर मान लीजिए ये ए है और यहाँ पे ए डैश बन गया, ठीक है, तो इमेज जो है वो अब इमेज जो होती है वो इस तरीके से बनती है। आप जब मिरर में देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका इतना छोटा सा चेहरा है तो आपका इतना बड़ा दिखाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, हाथी जैसा बिल्कुल छोटा सा है, तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, फिर जो आपका फेस है इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा आपको दिखाता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर जो होता है उसमें इमेज जो बनती है उसकी कुछ कंडीशंस होती है, कुछ इस तरीके से इमेज बनती है, ठीक है। ये रे आई रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, रे आई रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये इसकी जो बेसिक पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम आप भले ही मत याद रखिए बट समझिए जरूर, ठीक है, कैसे बना। ये डिस्टेंस जो है डी है, तो दूसरी डिस्टेंस मतलब इधर की डिस्टेंस भी डी होगी, ठीक है। तो इसमें जो इमेज बनती है उसमें जो इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्ट होती है। लैटरली इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कि अगर इधर हमने बी लिखा है तो जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, ठीक है, इज laterally invert then this phenomenon is called lateral inversion, ठीक है। तो lateral inversion क्या होता है, इमेज को लेटर के उल्टे फॉर्म में करना, ठीक है, तो ये lateral inversion हो गया। तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, इमेज जो बनती है, ध्यान से सुनिएगा, इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर is always equal to the object। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज हमारी बनेगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसकी जो डिस्टेंस इमेज की है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हुए, ठीक है। अभी और पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कशन करना जरूरी है। इमेज जो बनती है वो हमेशा लैटरली इन्वर्ट होती है। इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज लैटरली इन्वर्ट, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हुए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी मैं अभी बता देता हूं आपको। अगर आपको अपना पूरी बॉडी देखनी है मिरर में तो कितना बड़ा मिरर हमको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट समझ लीजिए। अगर आप बिल्कुल मिड में खड़े हैं, बिल्कुल एक फिक्स पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मिरर है मान लो, तो आपको अपनी बॉडी देखनी है, ये मान लीजिए, तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी का हाफ, मतलब अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आपको 2.5 फीट का मिरर चाहिए होगा, ठीक है, फॉर व्यूइंग योर कंप्लीट बॉडी इन प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म और है कि अगर दो मिरर को हम ऐसे रख दें, मतलब दो मिरर ऐसे रखे जाएं किसी एंगल पे, तो उसमें इमेज कितनी बनेगी, ठीक है। तो इमेज कितनी बनेगी जरा देखते हैं। दो मिरर अगर एंगल पे रखे, बीटा एंगल पे, कभी मॉल वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा एक मिरर इधर लगा, एक मिरर इधर लगा, और दोनों मिरर के बीच में जब खड़े हो जाते हैं तो आपकी लाइन से बहुत सारी इमेज बनती हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये क्यों बनती हैं, उसके लिए कैसे बनती है उसका फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इमेज फॉर्म, अगर दो मिरर हैं ऐसे हैं, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, मैं पूरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इफ टू मिरर आर प्लेस्ड एट एंगल थीटा, तो इमेज नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड क्या होगा, 360 बाई थीटा, मतलब थीटा जो एंगल है, थीटा इज द एंगल, 360 बाई थीटा। अब अगर डिवाइड करने पे जो नंबर आ रहा है, ध्यान से देखिए, जो नंबर आ रहा है वो इवन आ रहा है, क्या आ रहा है, इवन। तो जो हमारा आंसर होगा वो बिल्कुल वही होगा n, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो आ रहा है सेम वैसा ही हो जाएगा, n के इक्वल हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, मतलब
बेसिकली हम लोगों को ध्यान देना, अगर इवन आ रहा है तो इमेज कितनी बनेगी, लेकिन ध्यान रखना अगर सिमेट्रिक रखा है एनीवे सॉरी कहीं पे भी रखा है, मतलब जरूरी नहीं है यहीं कहीं पे भी रखा हुआ है और इवन आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेज जो होंगी वो n-1 होंगी, मतलब जितनी इमेज बनेंगी वो कितनी होंगी n-1, ठीक है। फिर ऑड होने पे दो केस होंगे, ऑड होने पे ये ध्यान रखना है कि अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होने पे भी यही इमेज बनेगी, अगर एसिमेट्रिक है मतलब कहीं पे भी रखा हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो एनीवेयर कहीं पे भी रखा है तो इवन नंबर आने पे आपको आंसर मिलेगा n-1, मतलब n की वैल्यू 0 पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगे n-1, और अगर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा n-1 फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब बिल्कुल बीचों बीच रखा हो, बिल्कुल एकदम हर जगह से डिस्टेंस वगैरह सारी इक्वल हो, ठीक है। और n आएगा जब एसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, सिमेट्रिक मतलब कहीं पे भी रखा हो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने आज ये छोटी छोटी चीजें जानी है, उसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमको अगर अपनी पूरी बॉडी देखनी है मिरर में तो कैसे देखेंगे, कितना बड़ा मिरर चाहिए होगा, पूरे साइज का मिरर नहीं चाहिए होगा जितना आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 फीट का ही मिरर चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2.5 फीट के मिरर से ही हमारा काम चल जाएगा। मिनिमम साइज की बात हो रही है, मैक्सिमम तो आप कितना भी बड़ा ले लीजिए, ठीक है, आपको पूरी बॉडी दिख ही जाएगी, बट मिनिमम कितने बड़े से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा वेस्टेज नहीं करना है, लिमिटेड में ही सारे काम करने हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा वीडियो। अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में लिख के पूछ सकता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।